दोस्तों नमस्कार, मैं प्रकाश पोरे। मैं अभी किस्सा बताता हूं दिल्ली का। आपको मालूम है मैं दिल्ली में गया था। क्यों गया था? तो कृषि मूल्य आयोग की बैठक थी। मैं जो सीफा का रिप्रेजेंटेशन करता हूं, अभी फिलहाल ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया मुझे, तो वो हिसाब से मुझे वहां पे न्योता आया, मैं गया। तीसरी मीटिंग थी मेरी ये। इसके पहले एक साल भर पहले एक मीटिंग थी, उसके बाद में 3-4 महीने पहले एक मीटिंग थी, और अभी रबी का भाव ठहराने के लिए मीटिंग थी उन्होंने कि भाई रबी का क्या दाम देना चाहिए किसानों को, तो इसलिए मुझे बुलाया था। अब पिछले 2 बार जब मैं गया था तो उनको बताया था कि आप हमको कोई डेटा देते नहीं हो, आंकड़ेवारी कुछ देते नहीं हो, तो हम कैसे काम करेंगे इसके ऊपर। तो ये रहने के बाद में भी ये मीटिंग में कुछ किया नहीं। सबसे गंभीर बात मैं आपको बताता हूं, ये मीटिंग में जो अध्यक्ष वहां आए थे वो 2-4 दिन पहले अपॉइंट हुए थे, और उसके बाद में वो मुंबई में प्रोफेसर की का काम करते थे। खेती के ना उनको जान, ना कुछ समझ, ना माहिती उनकी। उसके बाद में कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष बना के वहां भेजा उनको। तो उसके बाद में मैंने जो उनके ऊपर बातें रखी है, ये आप मेरा एक वीडियो देखिए, आपको पता लगेगा कि मैंने इनकी कितनी खिंचाई किया और क्या बताया, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये क्या बोलना है। तो कहने का मतलब मैं ये आपको यही बताना चाहता हूं कि जो कृषि मूल्य आयोग है ना, ये कोई मूल्य आयोग वगैरह नहीं है, सिर्फ किसानों को बहलाने फुसलाने की ये विषय है, क्योंकि इनको किसानों को मूल रूप से भाव देना ही नहीं है। ये मेरा पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको पता लगेगा। अच्छी बातें रखी है। मैं 2-3 बातें उनसे भी, क्योंकि कुछ अहम मुद्दे हमारे सारे भाइयों ने रखे हैं, तो उन मुद्दों से कुछ अलग मुद्दे मैं जानबूझकर यहाँ रखता हूँ। ऐसा है कि सरकार गेहूं और चावल की खरीदी करती है ज़्यादातर 6%, 10% तक कुल मिलाकर, वो भी सिर्फ 2 प्रांतों में, पंजाब हरियाणा ज़्यादा, बाकी तो स्टेटों में होती नहीं है। लेकिन वो खरीदी होने के बाद में 80 करोड़ लोगों को वो हमारा अनाज फ्री में बांटा जाता है, और उसमें से वो अनाज आधा और बाजार में कम दामों में बेच पड़ता है। यानी 120 करोड़ लोगों को ये फ्री में अनाज बंटता है। कहने का मतलब हमारे 120 करोड़ ग्राहक हमारे निकाल दिए। हमने बेचना किसको हमारा माल भाई? सरकार तो सिर्फ 10%, 6% खरीदती है। तो गवर्नमेंट ने ये जो लोगों को फोकट में जो अनाज देती है, उसके जगह पे वो 10 किलो अनाज जो देती है उसकी मूल्य होता है 250 रुपया। वो बांटने का जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है, उसका जो खर्चा है वो 400 रुपया है, 250 रुपये का अनाज बांटने के लिए। तो 650 रुपये हमारा बोलना है कि वो गरीब को 1000 रुपये गवर्नमेंट ने देना चाहिए डायरेक्ट। तो उसके बाद में 1000 रुपये आएगा तो हमारे गेहूं चावल खरीदने के लिए आएगा। एक विषय। दूसरा विषय ऐसा है कि सरकार खरीदती वक्त चावल जो खरीदती है वो चावल नहीं खरीदती है, धान खरीदती है। धान में से चावल को अलग करना ये कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। खरीदते वक्त तो सिर्फ A ग्रेड, B ग्रेड 2 धान खरीदे जाते हैं। उसकी लागत करीब, उसका जो मूल्य है करीब 2400-2500 रुपए। लेकिन चावल अलग करने के बाद में फिर उसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। काला मूछ है, बासमती है, सोनामती है, और क्या है, चिनौर है, तो क्या है, 10 नाम से, और उसके सबके दाम कम से कम 50 रुपए से तो 150 रुपए तक होते। तो ये क्या बात है? जब गन्ने को FRP दी जाती है, फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस, दैट इज कंपेयर टू दी लास्ट ईयर एवरेज प्राइस ऑफ शुगर, उसके ऊपर FRP डिपेंड होती है। तो उसी तरीके से लास्ट ईयर में बाजार में चावल क्या भाव में बिका है, 50 रुपए से लेकर तो 150 रुपए तक, कितना उसका एवरेज निकालो, और चावल को भी फिर वो FRP के हिसाब से एवरेज प्राइस YMS, बाकी सबको आप FRP देंगे, क्योंकि वो मिले जो है वो पॉलिटिकल लोगों की है। अच्छी बात है, उनको प्राइस मिलती है, हमारे को उसके अंदर दुख नहीं है, हमारे कम से कम। लेकिन वो गन्ने वालों की भी हालत तो भाई साहब बता रहे थे कितनी खराब है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे बाकी के जो अनाज है उसके लिए मिनिमम, न्यूनतम, कम से कम कीमत भाई, उसके लिए SSP क्यों नहीं है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्राइस क्यों नहीं है? हमारा कहना है कि उसके लिए सरकार ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्राइस तय करनी चाहिए, एक विषय। दूसरी बात जो है, जो डेफिनेशन है महंगाई की, वो सिर्फ दालें, चावल, तेल, प्याज, इसी के ऊपर डिपेंड है। महंगाई के लिए ये तब हुआ था कि जब अंग्रेजों के जमानों में राशन क्यों लगा, क्योंकि दूसरा महायुद्ध लगा था। वो सिस्टम आज भी चालू है। उस जमाने में खाने के लिए लोगों के पास में अनाज नहीं था, इसीलिए रेशनिंग ठीक था। लेकिन अभी तो सरकार के पास में आने वाले साल 2 साल का स्टॉक पड़ा है, तो अभी रेशनिंग की, और उसके बाद में इसको MSP, क्या बोलते उसको एसेंशियल कमोडिटी, यानी शेड्यूल 9 में डालने की कोई जरूरत नहीं, उसके अंदर से निकालो। पर शेड्यूल 9 के अंदर सीमेंट है, लोहा है। आज मुझे बताइए, एसेंशियल कमोडिटी
क्या कोई बिल्डिंग सीमेंट लोहे के बगैर बन सकती है? एसेंशियल है। दवाएं हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स है, पेट्रोल है, डीजल है, खाद है, इन सारी चीजों को सरकार ने शेड्यूल 9 में डालना चाहिए। हमारे अनाज को शेड्यूल 9 में से निकाल दो, हमें मुक्त कर दो। और बातें ऐसी है इसके अंदर की कि ये जो स्टेट की जो सीएससीपी, हर स्टेट में सीएससीपी, जैसा ये केंद्र का सीएससीपी है उस तरीके से हर स्टेट की सीएससीपी है, उनकी जो प्राइसेस है, यहाँ सारी कंप्यूटर वगैरह सारी सिस्टम लगी है। तो हमारा ये बोलना है कि सीएससीपी की उनकी प्राइसेस आपके पास में आती है, वो डिस्प्ले करनी चाहिए कि भाई चावल महाराष्ट्र ने क्या भाव दिया, गुजरात ने क्या भाव दिया, इसका क्या भाव है, इसका क्या भाव है। तो चावल का देखना चाहिए कि भाई कौन से स्टेट ने कितनी प्राइसेस रिकमेंड की है। तो यहाँ पे इट शुड बी ओपन, ये ओपन होती नहीं है, वो रिकॉर्ड भी हमारे पास में आता नहीं है। ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी करके की जाती है कि भैया हमने किसान के प्रतिनिधि को बुलाया था, पूछा था उनको, उसका मतलब क्या है? मैंने आपके पास में सब लोगों के पास में चार्ट दिया है कि जो पिछले 15 सालों में जो कीमतें दी गई है, स्टेट ने जो प्राइसेस दी है उसके 40% अगर प्राइसेस दी जा रही है, उसके 40% उन्होंने तो प्राइसेस सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट की दी है। उसमें तो महाराष्ट्र हमारा बहुत ही निकम्मा स्टेट है जिन्होंने सिर्फ 15% जोड़ा है, 50% तो जोड़ा ही नहीं। बाकी तो कई स्टेट है जिन्होंने 50%, 90% तक के जोड़ा है, लेकिन उसमें भी 40% प्राइसेस दी गई है जो रिकमेंडेड प्राइसेस है। तो ये सरकार का जो कहना है कि हम लागत से 50 गुना देते हैं, इसको और स्वामीनाथन वगैरह सिटी तो देते ही नहीं, सिटी का तो होता ही नहीं, वो तो उसके अंदर A2FL में उलझा दिया है, सिटी का होता नहीं है, भाई साहब ने बताया। तो ये सारी चीजें जो गलत है। उसके बाद में जो खरीद की प्रक्रिया है, तो ये खरीद की प्रक्रिया पूरे साल भर सरकार क्यों चालू नहीं रखती है? भाई पूरा साल चालू रखना चाहिए। और भाई साहब ने जैसा बताया, जब पूरे किसान का माल बिक जाता है उसके बाद में फिर खरीद चालू हो जाती है, और चालू होने के बाद में फिर क्या, तो कहीं बारदाना नहीं है, कहाँ हमालों की ये हो गई है, कहाँ गोडाउन में स्टॉक नहीं है, और रुक जाता है। तो फिर औने पौने में किसान की तो हालत ऐसी है कि तो घर में चावल, घर में अनाज लेने रखने वाला किसान कोई बचा ही नहीं बेचारा, वो तो खेत में से निकला कि उसको मंडी में बेचना पड़ता है, इतनी हालत खराब है उसकी। तो ये एक चीजें है। उसके बाद में प्राइसेस की, जो भी प्राइसेस फिक्स होती है उसका तो सिंपल फार्मूला एक ही तय होना चाहिए कि देश में पूरे साल भर में एक बार इन्फ्लेशन, एक बार रेट फिक्स किया जाए, उसके बाद में जो भी प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन पूरे साल भर में क्या इन्फ्लेशन बढ़ा वही ऐड कर दो, वही प्राइसेस दे दो, काम खत्म। या फिर सीधी सीधी बात है, जिस तरीके से वेतन आयोग का जो फार्मूला बना है, FRP का जो फार्मूला बना है, उस तरीके से ये प्राइसेस फिक्स होनी चाहिए। तीसरी बात में जो गेहूं चावल वगैरह की सारी बातें होती है, जिसके लिए इतना ज्यादा पानी लगता है देश में, जबकि पानी की किल्लत है, तो सरकार ने मिलेट्स को प्रोत्साहन देना चाहिए। किसान बहुत अच्छी तरह से मिलेट्स ले सकता है, लेकिन आज के घड़ी में मिलेट्स का प्रॉब्लम ये है कि उसको काटना, उसका क्या बोलते हैं, उसको थ्रेशिंग और उसका क्लीनिंग करना, ये बहुत बारीक होने से ये पॉसिबल नहीं है। तो वो थोड़ी से अगर गवर्नमेंट ने उसकी तरफ ध्यान दे सरकार ने, तो वो एक हो सकता है। दूसरी बात ऐसी है कि एडिबल ऑयल और दालें इंपोर्ट होती है, सरकार कहती है कि भाई इसका कम शॉर्टेज है। तो हमारे ये कहने की शॉर्टेज क्यों है? क्योंकि किसान लगाता नहीं। लगाता क्यों नहीं है? क्योंकि प्राइस नहीं है करके वो लगाता नहीं है। दूसरे शब्दों में बोले जाए कि सरकार बोलते हैं कि पहले अंडा, हम बोलते हैं कि पहले मुर्गी, यानी हम बोलते, किसान बोलता है कि भाई पहले दाम दे दो तो हम वो चीजें लगाएंगे, तेल लगाएंगे, तेलवान लगाएंगे, दालें लगाएंगे। हम आज प्राइसेस नहीं, हमने दालें लगा दी, सरकार ने जाके 3300 रुपए में येलो पीस बुला लिया, पीला मटर 3300 रुपए में, और उसी का सारा बेसन बिक रहा है। तो हमारे दाम सारे चने के, दालों के सारे गिर गए और किसान जो है रास्ते पे आ गए। तो ये जो सारी बातें हैं। और दूसरी बात पे ये जो बाकी के भी लोगों ने बोला है कि ये जो बैठक जो है, मेरे को एक समझ नहीं आता। पिछले बार पे हमने ये बात बताई थी जॉर्ज साहब कि भाई ये बैठक को पूरा दिन रखा जाए। तकलीफ क्या भाई, किसानों का भाग्य बदलने वाली बैठक है ये कोई यहाँ हम लोग कोई आपस में मिलने के लिए हेलो हाउडी करने के लिए तो किसान लोग आते नहीं। हम लोग यहाँ पे हम लोग आते ही है कि पूरे किसान जो हमारे पे डिपेंड है स्टेट के, कि भाई कुछ करेंगे, पोरे साहब जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, या भाई साहब आ रहे हैं, तो पूरे दिन भर अगर रखे बैठक और उसके बाद में, और टेक्निकली ये कोई इमोशनल वाली बातें नहीं, यहाँ पे कोई इमोशन वाली बातें करने की जरूरत नहीं। ये पूरे भाग्य किसान का, जो वो किसान की जो 70 के दशक में बैंकों में डिपॉजिट रखता था, बैंकों में वो डिपॉजिट रखने वाला किसान की हालत सरकार ने इसी तरीके से दी, जो किसान ने सरकार के अनाज के गोदाम भर दिए।
जो वो देश की जहाँ पे गेहूं मिलेट्स वो घोड़े में खाने का, डुकरों ने सुअरों में खाने का अनाज लाना पड़ता था जो देश में, वो देश के अनाज के भंडार की जो किसानों ने भर दी है, वो किसानों को अभी क्या कर दिया, जो डिपॉजिट रखने वाला किसान था बैंकों में, अभी कर्जा ले रहा, कर्जे में डूब रहा। हमारे महाराष्ट्र स्टेट में, हमारे जो विदर्भ में, यवतमाल में पिछले 25 दिनों में 18 किसानों ने आत्महत्या की, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर की बात कर रहा हूं। और पूरे विदर्भ में 11 डिस्ट्रिक्ट के अंदर रोज 15 किसान सुसाइड कर रहे हैं, रोज 15 किसान। ये तो मैं सिर्फ एक छोटे से तबके की 11 डिस्ट्रिक्ट की बात बता रहा हूं। तो ये क्यों कर रहे? किसान कोई पागल तो हुआ नहीं, सब पैसा नहीं मिल रहा है, हताशा में चले गया है, और उसके तरफ देखना। और महंगाई की इसलिए क्योंकि सारी चीजों के दाम बढ़े तो चलेंगे, लेकिन खाने की चीज सस्ती मिलनी चाहिए। अरे भाई ये क्या बात लगा दिया? तो ये मैंने उसके ऊपर भी आपको आर्टिकल दिया है। तो दूसरी बात में ऐसा है कि जो स्टेट ने जो सुझाई जो प्राइसेस है, उसका मैंने जिस तरीके से बताया कि उसका कंपेरेटिव ये मीटिंग में रखना चाहिए ना। ये इतना हम लोग क्या बोलते हैं इसको, बहुत ही अच्छी हॉल के अंदर बैठे, सारी सिस्टम अवेलेबल है, तो दैट सिस्टम शुड बी गिवन। और ये सभी के तरफ बोलाना चाहिए कि देखो महाराष्ट्र ने इतना, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बात किया है। तो इस तरीके से मैं समझता हूं कि साहब नेक्स्ट टाइम ये सारी बातें नेक्स्ट मीटिंग के अंदर होगी तो आप हमको बुलाइए, क्योंकि यार दिल्ली में आना रुकना, यहाँ पे 40-50 हजार रुपये खर्चा होता है। स्टेट में जाने के बाद में फिर लोग हमारे उनको काली पोस्टे कि आप तो है, हमको तो आपके ये था, आशा पे बनी थी हमके, और साहब जा रहे हैं तो कुछ कीमत बढ़ के आएगी, और जाके किया क्या आपने? तो ये सारी बातें मैं ऐसा समझता हूँ। और सबसे डेंजरस बात साहब मैं बताना चाहता हूँ, भारत के अंदर भूतिया गांवों की संख्या आप निकाल लीजिए, नेक्स्ट टाइम वो मैं आपको पूरा डेटा लाऊंगा कि भूतिया गांव कितने पड़े। मैं महाराष्ट्र की बात बताता हूं, महाराष्ट्र के अंदर 2022 में 2500 गांव भूतिया थे 2022 में, और 2500 गांवों में से 2200 गांव विदर्भ में थे, 11 डिस्ट्रिक्ट के विदर्भ में 2300 गांव, 2500 में से 2300 गांव। 2 साल में 2024 में वो भूतिया गांवों की संख्या बढ़ के करीब 3400 हो गए, 900 भूतिया गांव बढ़े, और 900 भूतिया गांव में से 700 भूतिया गांव विदर्भ में ऐड हुए, यानी 2300, अभी 3000 गांव भूतिया गांव अकेले विदर्भ के 11 डिस्ट्रिक्ट में है। ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि किसान रहता क्यों है गांव खेड़ों के अंदर, क्यों वहां से उसको आमदनी कुछ होती थी, आज आमदनी होना बंद हो गई, स्कूलें बंद हो गई, वहां पे रहने की व्यवस्था नहीं है, मजदूर नहीं मिलते, क्योंकि मजदूरों को आप लोग पॉकेट में दे देते हो। तो हमारा बोलना है पैसे दो। तो आज जो खेती की हालत जो है, मैं तो धन्यवाद दूंगा कि ये जो ईरान का युद्ध हुआ और जो डॉलर का शॉर्टेज हुआ, तो कम से कम सरकार को थोड़ी अकल आ रही है, थोड़ी जाग गई है, और सरकार अभी बोल रही है कि भाई ये कम करो, वो कम करो, ढमका करो। हमारा ये कहना है सर कि किसान भी इस देश में क्या उसके भी लाइवलीहुड का हक है, जीने का उसको भी हक है, जिस तरीके से सब लोगों को हक है। तो वो हक ध्यान में रखते हुए सारी बातें होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगले साल की जो अगली मीटिंग जो रहेगी, साल की अगली मीटिंग जो भी रहेगी, उस मीटिंग के अंदर ये, क्योंकि पिछली मीटिंग में भी मैंने सुझाव दिए थे, अब तो इस बार मैंने राइटिंग में दिए चेयरमैन साहब को, और चेयरमैन साहब अभी नए हैं, मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि गणेश कुमार साहब जो है ये पूरा स्टडी करके, ये मीटिंग में जिस सारे लोगों ने उनकी जो भावनाएं बताई है, वो तरीके से उसका ये करके नेक्स्ट मीटिंग के अंदर थोड़े बहुत उसके बारे में सुझाव और क्या बोलते सुधारना करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। तो आपने अभी देखा, मैंने तो जो किसानों की बाजू है ये बहुत जोर से रखने की मेरे तरफ से कोशिश किया, सब बताने की कोशिश किया, और यहां तक कि बोला कि अगर इसी तरीके से आप सिर्फ नौटंकी करते होंगे तो हमको बुलाने का भी कष्ट मत करो, क्योंकि आने का कोई फायदा नहीं होता है। तो उसके बाद में वही मीटिंग के अंदर हमारे किसान ब्रिगेड के जो नेता थे हमारे पुरुषोत्तम जी गावंडे, इन्होंने भी उनकी बात कितने जोर शोर से रखी है ये भी आप देखिए इसके अंदर। 7184 15% का एडिशन है, इसका मतलब 35% कम किया गया है। तो ये क्यों किया गया है? और आखिर अगर हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा जो फार्मर है ही शुड बी रिसीविंग दी एडिक्वेट प्राइस, तो इसके लिए हर लेवल पे हमें ये जस्टिफाई करते जाना होगा कि इसका रिडक्शन क्यों हुआ है या उसको कम दाम क्यों मिले हैं। महाराष्ट्र में कपास की जो लागत मूल्य है उसके आधार पे अगर डिसाइड किया जाए 6500 था, आज 8110 रुपीज उसका एमएसपी डिक्लेयर किया गया, और पूरे स्टेट में 4500-5000 के बीच में किसानों को मूल्य मिला। तो इस तरह से अगर ये सपोर्ट ही मिल नहीं रहा है
और खाली फॉर्मेलिटी हो रही है कि एमएसपी डिक्लेयर किए जा रहे हैं, तो इसको कुछ अर्थ नहीं रहेगा। दिस ऑल जॉब विल बी फर्टाइल। तो इसलिए मैं आखिरी एक सुझाव मेरा ऐसा है, क्योंकि बाकी बिंदुओं पे मेरे बाकी साथी कह चुके हैं, तो अंतिमता मेरी एक गुजारिश है, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब हम एमएसपी डिक्लेयर कर रहे हैं तो इसका हमारा अंतिम उद्देश्य जो है, किसी भी स्कीम का एक अंतिम उद्देश्य होता है, तो अपना फाइनल टारगेट जो है कि किसानों को उचित मूल्य मिले। ये अगर हमारा फाइनल टारगेट है तो उसको हमने अचीव किया क्या, इसका असेसमेंट कौन करता है? अभी अगर हमने अनऑफिशियल फिगर्स निकाले या बाकी माध्यमों के आधार पे अगर स्टैटिस्टिक्स निकाले तो 6% फार्मर्स आर गेटिंग द एमएसपी। On the other hand, it means that 94% of the farmers are not getting MSP. They are deprived. They are deprived of the MSP. अगर हमारा MSP आखिर तक अंतिम आदमी जो है उसके तक पहुंच नहीं रहा, दिल्ली से हमारे खेड़े गांव तक, देहात तक, तो इसका मतलब ही कुछ बचा नहीं है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि कमीशन को मेरी रिक्वेस्ट है कि कमीशन अपनी जगह पे ये नहीं कर सकेगा, क्योंकि कमीशन वर्क्स एज पर दी रेफरेंस जो है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, उसी पे काम करेगा। तो इसलिए कमीशन का अभी जो काम है वो तो सीमित है, उनका दायरा, उनका परव्यू सीमित है। तो इसको बढ़ाने के लिए एमएसपी का फाइनल असेसमेंट जो है, अप्रेजल है, उसका फॉलोआउट जो है उसको रिपोर्ट किया जाए और उस रिपोर्टिंग में फार्मर्स को भी शामिल किया जाए, जिसकी वजह से हमारा सीएसीपी का जो अंतिम उद्देश्य है वो सफल हो सके। तो इतनी मेरी रिक्वेस्ट है। अभी इसके बाद में बाकी के भी जो किसान नेता थे वो हर एक ने अपनी अपनी बातें रखने की कोशिश की और बहुत अच्छी तरह से किसान नेताओं ने उनके तरफ से ये सारी बातें रखी है। ये भी आप देखिए, यहाँ पर अपन चर्चा कर रहे हैं। चर्चाओं में सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो किसानों की लागत है उस लागत के अनुसार किसानों को लाभकारी मूल्य जो देना है वो सरकार ने 50% A2FL पे घोषित किया है। उनकी नीति है कि A2FL जो लागत आएगी उस पर 50% हम लाभ दे करके MSP घोषित करेंगे। लेकिन इसमें दूसरा पहलू ये भी है कि इसकी जो लागत घटाने को लेकर के जो कुछ उपाय किए जाने चाहिए उसकी रिकमेंडेशन भी लगातार आयोग के द्वारा अगर सरकार की तरफ जाएगी, विशेषकर राज्य सरकार को भी जाएगी, तो निश्चित रूप से कुछ उसमें लाभ मिल सकता है। अभी एक सभी ने जो चर्चा की, वैश्विक संकट जो चल रहा है रसायन खाद को लेकर के भी और इसके दुष्परिणामों को लेकर के भी हम काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं। कोरोना काल में जिस प्रकार से डिजिटल जो व्यवस्था बनी थी, एक संकट को हमने तो यहीं से ले लो ना फोटो, आर्टिकल के लिए है, सारी व्यवस्था डिजिटल की और गई और उसका लाभ है उनको दिक्कत है मेरे कैमरे की बहुत सारी चीजें हैं जो उस समय इतनी तेजी से संभव नहीं थी, लेकिन उस कारण मजबूरी में हो गया। तो वैसे ही अभी जो DAP यूरिया रसायन खादों का जो संकट है उसकी लागत भी बढ़ेगी, कालाबाजारी भी बढ़ेगी, उपलब्धता में भी दिक्कत आएगी। तो अभी एक अपने यहाँ पर चल रहा है प्रोम खाद जो फास्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, तो इसमें दानेदार एक देसी DAP जैसा चल रहा है। उसकी लागत अभी 800 रुपये पर बैग है। तो किसान को 1350 रुपये का जो DAP का बैग आता है उसकी जगह 3 बैग डालने पड़ते हैं, तो उसकी कॉस्ट बैठती है 2400 रुपये। अगर उसमें सरकार कुछ ऐसा कोई एक प्रोजेक्ट लाए जिसमें FPO के माध्यम से, क्रय विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से या जो बड़ी गौशालाएं हैं उनके माध्यम से ऐसी यूनिट वहाँ पर लगे जिसमें रॉक फॉस्फेट पर और बेटोनाइट जो अपना कले है, जो मुल्तानी मिट्टी, जिप्सम, इन पर अनुदान घोषित करें और गौशालाओं से वो कंपोस्ट खाद लेकर के उसकी दानेदार एक खाद बना करके बेचे और उस पर सरकार को सब्सिडी दे। तो ये अगर DAP की कॉस्ट में अगर किसानों को मिलने लगेगा तो निश्चित रूप से किसान इसकी ओर प्रोत्साहित होगा और ये एक ऑर्गेनिक खाद की तरफ भी और अल्टरनेटिव खाद के रूप में भी हम लोगों को उपलब्ध होगा, जिससे रसायन खाद पर जो मांग का दबाव है वो कम हो पाएगा। तो ये एक प्रस्ताव हम चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से सरकार को जाए। मजदूरों की जो कमी है उसको लेकर के जो अभी नई जो जी राम जी योजना बनी है, निश्चित रूप से उसमें कुछ बदलाव है, वो खेती में जो मजदूरों का दबाव है उसको कम करेगी, क्योंकि 60 दिन वो जो किसानों के खेती के हैं उसमें हटा करके अन्य दिनों में उसमें ये काम चालू रहेगा, जिससे उस समय अगर वो मजदूर फ्री रहेंगे तो खेती में ये लागत कम होगी।
लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा और सुधार की आवश्यकता है। सीधे किसान को मस्ट रोल मिले और खेती का पैसा जो है वो किसान लागत जो लगा रहा है वो पैसे के माध्यम से मजदूरों को रोजगार भी मिले और किसान की लागत भी घटे। तो इस तरह का प्रावधान हमारे करने की एक मांग आपसे रहेगी। सबसे बड़ी जो हमारी खेती में जो दिक्कत आ रही है लागत बढ़ने की, तो उसमें भी अभी बहुत सारी जगह हमने देखा है कि खाद डालने का जो प्रकार है, उसका समय है, उसकी मात्रा है, उसको लेकर के बहुत सारे किसानों में कंफ्यूजन है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां अलग अलग तरह से रिकमेंड करती है और महंगी महंगी खाद और दवाएं उनको बेचती है किसानों को। तो उसके कारण किसान असमझ में और खेती को बचाने के लिए, अच्छी खेती करने के चक्कर में उसको उपयोग करता है। तो एक जिस प्रकार से पूर्व में साक्षरता अभियान को लेकर के एक अभियान चला था प्रौढ़ शिक्षा का, तो हर व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, उसको अक्षर का ज्ञान हो, वैसे चला था। वैसे ही हम चाह रहे हैं कि कृषि अशिक्षा जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण किसान समझ नहीं पाता कि कौन सी फसल के लिए कौन से तत्व आवश्यक है और वो केवल कंपनियों के रिकमेंडेंस के आधार पर डालता है। तो इसमें इस प्रकार का कोई पंचायत स्तर पर कृषि ज्ञान केंद्र को शुरू करके और ये कृषि शिक्षा के बारे में ज्यादा जागरूक किया जाए तो निश्चित रूप से जो खेती की लागत घटाने में काम आएगा। कुछ जो कृषि आदान है वो जो कॉर्पोरेट कंपनियां बनाती है और उनकी मोनोपोली चलती है, उस कारण से किसानों को महंगे खरीदने पड़ते हैं। तो अभी हमारे पास जो सामूहिक सहकारिता का जो एक विकल्प है, उसके आधार पर कृषक उत्पादक संगठन और जो हमारी क्रय विक्रय सहकारी समितियां, ग्राम सेवा सहकारी समितियां, उनके माध्यम से खाद निर्माण का, पेस्टिसाइड निर्माण का, बारदान निर्माण का या जो भी आदान जो उपयोग में आ रहे हैं उसके माध्यम से अगर किया जाए तो उसका विकेंद्रीकरण होगा, तो जो कंपनियों की मोनोपोली है वो खत्म हो सकती है, जिससे किसानों को वो किफायती स्तर पर, स्थानीय स्तर पर और शुद्ध मात्रा में मिल सकते हैं। क्योंकि उसमें मिलावट भी होती है, बड़ी कंपनियां किस प्रकार से उसमें करती है वो उसकी जांच का कोई सिस्टम नहीं होने के कारण ठगे जाते हैं। कुछ और भी छोटे छोटे उपाय मैं आपको ये लिखित में दूंगा, तो आप इसमें थोड़ा सा इस पर विचार कर सकते हैं कि ज्यादा लंबा हो जाएगा। फसल खराबे को लेकर के किसानों को एक फसल का जोखिम कवर के रूप में फसल बीमा उपलब्ध है, लेकिन उसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन है। जैसे सीएसीपी जब कॉस्ट निर्धारण करती है तो निश्चित रूप से उसमें पैदावार जो देखती है, वो पैदावार जो आती है, जैसे अभी सरसों का देखना है, अभी रबी सीजन में आप करोगे तो हमारा राजस्थान का एवरेज जो प्रोडक्शन है वो 15 क्विंटल है। उसको सीएसीपी उसको मानते हुए देश भर के जब एवरेज लेगी तो उसको बढ़ा करके और 20 क्विंटल तक भी जा सकता है, या क्या मात्रा होगी मेरे को आइडिया नहीं है। लेकिन हम जब देते हैं तो उसमें पैदावार बढ़ा करके, क्योंकि कॉस्ट हमको कम करनी है, लागत कितनी आती है, तो उसमें पैदावार बढ़ती ही लागत कम हो जाती है। 16 की जगह 17 क्विंटल पैदा होती है और कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन उल्टा बीमे में जब हम जाते हैं तो उसमें समय श्योर जो तय होता है, उसमें फिर उसकी मात्रा को, पैदावार को पहले से ही कम माना जाता है। गारंटी उपज को 12 क्विंटल 10 क्विंटल माना जाता है, ताकि अगर उससे कम नुकसान हो या उस स्तर तक नुकसान हो तो किसी क्लेम नहीं देना पड़े। तो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शन है। मुझे लगता है कि या तो फिर सीएसीपी 10 क्विंटल मानते हुए सरसों का उत्पादन उसकी कॉस्ट निर्धारित करें ताकि किसानों को उचित मूल्य मिले, या फिर बीमा कंपनियां जो सीएसीपी कॉस्ट पैदावार जो मानती है उसको मानते हुए, गारंटी उपज मानते हुए बीमा क्लेम दे, उसका खराबे का आकलन करें, तो इससे कुछ लाभ मिल सकता है। फसलों की गणना के जो फॉर्मूले हैं बार बार हम ये रिपीट कर ही रहे हैं, इसमें कुछ अगर परिवर्तन हो सकता है तो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि वास्तविक जो लागत है तभी निकलेगी जब किसान जो खेत में काम करता है, उसका मैनेजमेंट करता है, उसकी फसल का बुआई का बीज चयन करना, खाद कौन सा डालना है, सारा कुछ करता है। तो इसका मतलब है कि फार्म मैनेजमेंट का जो जिस प्रकार का सुपरविजन करता है, तो उसके हिसाब से उनकी सैलरी होनी चाहिए। उसकी सैलरी, उसकी लागत केवल न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से उसको नहीं मानते हुए, उसके कुशल प्रबंधन को देखते हुए उसके अनुसार उसकी लागत है वो माननी चाहिए। दूसरा, जैसे C2 की बात करते हैं तो C2 की निश्चित रूप से अगर उसमें बहुत सारे पैरामीटर आते हैं, जमीन की लागत, ब्याज, दूसरे सारे, लेकिन एक जो मूल्यह्रास जो है, जो डेप्रिसिएशन है, एक ट्यूबवेल जो किसान कराता है वो 10 साल में पूरी तरह से खत्म हो जाती है। 10 लाख की कॉस्ट है तो उसमें उसका जीरो वैल्यू हो जाती है। ट्रैक्टर किसान खरीदता है तो 5-7 साल बाद में वो जो 6 लाख का खरीदता है वो 1 लाख का बिकता है, तो उसकी कॉस्ट कहीं भी नहीं आती है। तो कम से कम डेप्रिसिएशन की कॉस्ट है वो इसमें आनी ही चाहिए, क्योंकि वो सीधा खर्चा है, वो अप्रत्यक्ष खर्चा नहीं है, न कि कोई पूंजी का लागत है, वो सीधा खर्चा किसान का, तो उसको उसमें शामिल करेंगे तो निश्चित रूप से सही कॉस्ट हम ले पाएंगे। फसल बीमा के प्रीमियम को इसमें जोड़ना चाहिए लागत में। जो ब्याज हम लेते हैं फसल ऋण KCC का, उसका जोड़ना चाहिए। सुपरविजन के रूप में किसान की तनख्वाह है, उसको भी इसमें जोड़ना चाहिए। और दूसरा, एक जो अभी जो फॉर्मूला चल रहा है अपना A2FL, और उसमें साथियों आप जानते ही हैं कि कमीशन ये जो बैठक बुलाता है
इसमें कमीशन की तरफ से कुछ बातें कही जाती हैं। वैसे तो पिछले सीज़न के पहले यानी 2024-25 के वक्त में हमने लिखित एक प्रतिवेदन कमीशन को दिया था, प्रोफेसर शर्मा को, कि एक वाइट पेपर कमीशन लेके आए, क्योंकि किसानों के बतौर हम ये नहीं समझ पाते हैं अभी कि आप जो एमएसपी या जो कीमत तय करते हैं फसलों की, और बाज़ार में या ज़मीन पे किसान जो देख रहा है, क्योंकि ज़मीन की हकीकत बताने का दावा किसान का ज़्यादा मजबूत होगा किसी भी कमीशन और सरकार के मुकाबले। उसकी जानकारी से बेहतर जानकारी किसी के पास नहीं हो सकती है। और हमारी शिकायत ये है कि इसमें इतना बड़ा अंतर आ रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। अभी गन्ने के बारे में सरकार की तरफ से एक नया कानून लाने का प्रस्ताव हुआ, जिसको सरकार ने अभी वापस भी ले लिया है। शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 को बदल के सरकार एक नया ऑर्डर लेके आई थी। 20 अप्रैल को इसका मसौदा जारी किया था, उसका ड्राफ्ट, और अभी 29 तारीख शाम को घोषणा करके उसको वापस ले लिया। तो कारण क्या बताया वो साथी लोग जानते होंगे, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं, मगर उसको पढ़ने की पता चला। और इन्हीं दिनों के बीच में गन्ने का जो यानी हम बोलते हैं जिसको फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस गन्ने का जो FRP होता है वो डिक्लेयर किया। आप जानते हैं कितना बढ़ाया सरकार ने? 1 किलो पे 10 पैसे। ये बात हम 2026 के मध्य में कर रहे हैं, यानी 10 पैसे 1 किलो पे बढ़ रहा है गन्ने के, और 10 रुपये 1 क्विंटल। कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको तो आप देखिएगा। किसान तो वर्षों से प्रोफेसर स्वामीनाथन का सिफारिश आया था, उन्होंने बताया था इसके बारे में। अभी ये एकमत राय नहीं बन पाया। मेरे ख्याल से कोई किसान संगठन ऐसा नहीं है जो इस बात की खिलाफत करता हो कि मूल्य जो है वो C2 + 50% के हिसाब से तय ना किया जाए। एक भी मेरे ख्याल से नहीं होगा, हमारी नज़र में अभी तक नहीं आया। लेकिन सरकार अभी भी A2FL + 50 के फार्मूले से कीमतें तय करती है। गन्ने का भाव तय करके बताया कि 1 क्विंटल गन्ना पैदा करने में 172 रुपये से 180 रुपये का खर्च आता है, और हम आपको कहना चाहते हैं कि ये खर्च अभी 260 से 272 रुपये तक पहुंच रहा है। तभी किसान मांग कर रहे हैं कि भाई उसको कम से कम उसका लागत मूल्य के हिसाब से कुछ पैसा दे दो। तो इसमें क्या हो रहा है ये तो, और क्यों वो वापस लेना पड़ा है ये तो साथी लोग जानते होंगे, उस पर जाने का विषय नहीं है। मेरा कहना है कि ये हमारे लिए अभी भी एक पहेली है, और कमीशन से फिर से हम ये मांग करते हैं कि इसके बारे में किसानों को जानकारी होना चाहिए कि आप जो ये तय करते हैं। अब आप प्रोफेसर साहब ने बताया अभी कि भाई आपने बीज वालों से भी बात किया है, जाहिर बात है आपने खाद वालों से भी बात किया होगा, और हम सभी जानते हैं कि इस वक्त कुछ नई दिक्कत आ गई है लड़ाई वगैरह के चलते हुए। लेकिन ये तो ठीक है, ये तो हम समझ सकते हैं। उसके पिछले साल नीति क्या है, और लड़ाई के बारे में भी सरकार का नीति क्या है ये भी हम समझते हैं। कायदे से हमारे ऊपर इस लड़ाई का ज़्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन हमारे ऊपर पड़ रहा है। हमारा देश झेल रहा है इसको किसी वजह से, क्योंकि सरकार संगठन आ रहे हैं और आज चेहरे जो खाली पड़ी हैं, मेरे को लगता है एक मायूसी का माहौल भी है संगठनों के बीच में कि हम रेकमेंडेशन करते हैं, बातें करते हैं, फाइलों में दब के रह जाती है किसान की बात, आम व्यक्ति की बात। मात्र किसान की हम बात नहीं कर रहे, हम देश की बात कर रहे हैं। क्योंकि ये अनाज जो है ये PDS के माध्यम से ये देश के उस सीमा पार पे खड़ा जो हमारा सैनिक है, जो देश की सुरक्षा कर रहा है, उस तक भी जाता है। ये अनाज भारत के मेधावी छात्रों के लिए जाता है जो मिड डे मील के माध्यम से सरकार उस तक पहुंचाने का कार्य करती है। ये अनाज देश के उस आखिरी छोर पायदान पे बैठे उस व्यक्ति तक जाता है जिसकी माननीय प्रधानमंत्री 80 करोड़ की आबादी की बात करते, उन तक गेहूं ये अनाज दाना दिया जाएगा। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसपे हमें केंद्रित होकर बात करनी होगी। यानी किसान और कृषि भारत की आत्मीयता से जुड़ी हुई बात है। और सिविलाइजेशन को अगर देखें ध्यान से, जो आज हम मनुष्य का विकास देखते हैं, सभ्य समाज की बात करते हैं, कल्पना करते हैं, वो किसानी पे ही आधारित है। मान लीजिए अगर हम किसानी को बचा लेंगे तो मानवता को बचाने का बहुत बड़ा कार्य करेंगे, पर हो क्या रहा है? किसान के मुद्दे को लेकर मात्र राजनीति और दूसरे दल भी करते हैं। आज सत्ता के अंदर आप हैं, आप भी कर रही हैं, सरकार भी कर रही है, पर सरकार धरातल पे कार्य करती नजर नहीं आ रही। यही कारण है भारत में ऐसी बीमारियां जो हमसे कोई लेना देना नहीं था, जैसे BP। आज किसान का बेटा जो खेत में
खेती करता है या किसान खेती करता है उसको बीपी की प्रॉब्लम है, ये आ कहां से रहा है? जैसे कि हमारे को स्किन रोग, मेरे को भी है सोराइसिस, मैं अपने हाथ को दिखा सकता हूँ। ये आया कहां से किसान के पास? जो खेत में काम कर रहा है उसको सोराइसिस हो जाए, जो मिट्टी से मिला उसको सोराइसिस हो जाए। हम जो अपनी वैदिक प्रक्रिया से बात करते हैं कि हमें आयुर्वेद का चलना चाहिए, हमें मिट्टी का लेपन करना चाहिए, क्या आज भारत की मिट्टी ऐसी रहेगी कि उसको लेपन कर सके? किसान तो सारा दिन मिट्टी में रहता है, फिर उसको स्किन प्रॉब्लम क्यों हो रही है? कैंसर जैसी बीमारी किसान तक कैसे पहुंची? आम आदमी तो पहुंच ही रही है, हम परोस रहे हैं थाली के अंदर डालकर। ये तमाम ऐसी बातें जो हम अपने केंद्र बिंदु में नहीं ले पा रहे, इसको लेना होगा, क्योंकि किसान एक भोला भाला ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति है जो भारत के आखिरी कोने में रहता है, पर उस तक बात नहीं पहुंच रही। पैकेट पहुंच रहा है, गंदी गंदी उर्वरक पहुंच रहे हैं, और सरकार ने खुद इन उर्वरकों को किसानों तक पहुंचाया हरी क्रांति के माध्यम से, तो उसका हमें लाभ क्या हुआ? देखना ये हुआ किसान को लाभ हुआ, हानि हुआ। मेरी माँ गले में हंसली पहनती थी, मेरी नानी गले में हंसली पहनती थी, आज हमारी बेटियों की गले खाली है। सोने की हंसली 2.5 तोले की 250 ग्राम की होती थी, आज किसान का जो घर है गिरवी हो चुका है, खेत खलिहान गिरवी हो चुके हैं। हमने ट्रैक्टर लिए खेतों को बढ़ावा देने के लिए ताकि फसल ज्यादा पैदा करें, हमने उर्वरक डाले ताकि अनाज ज्यादा पैदा हो। फायदा क्या हुआ? आज से 40 साल पहले हमारे घर में सोने के गहने थे, माताओं के पास चांदी के गहने थे, यहां तक कि हमारी माए बहने चांदी की जरी की साड़ियां पहना करती, सोने की जरी की साड़ियां पहना करती थी। आज स्थिति क्या है? किसान दिन प्रतिदिन कंगाल होता जा रहा है। स्थिति यह हो रही है कि किसान चंद कर्जे के कारण आत्महत्या का रास्ता अपना रहा है। मात्र 2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 50,000 रुपए के चक्कर में किसान आत्महत्या करता है। आज हो क्या रहा है? किसान की फसल निम्न स्तर पर जा रही है, भाव नीचे गिर रहा है और जमीन के भाव बढ़ रहे हैं। तो क्या कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर ऐसी योजना तो नहीं बना रहा कि भारत को फिर एक कॉर्पोरेट के तौर पे बना दिया जाए, एक कॉलोनी के तौर पे विकसित किया जाए, लोग मजदूर बन रह जाए और किसान खेत में किसान ना होकर किसान खेत का मजदूर हो जाए। आज किसान मजदूरी अपनी जमीनें बेच रहा है। हरियाणा के अंदर स्थिति ये आ गई है, 1.5 करोड़ रुपए पर एकड़ का रेट आ गया है खेती जमीन का। क्या कोई किसान व्यक्ति जो चाहे खेती करना, खेती को बढ़ावा देना चाहे, क्या 1.5 रुपए एकड़ लेकर 70,000 की फसल पैदा करेगा क्या? 65,000 का ठेके पे जमीन देगा क्या? सबसे ज्यादा ठेका हरियाणा के अंदर होता है। सिरसा के अंदर 85,000 रुपए एकड़ ठेका है, कुरुक्षेत्र के अंदर 70,000 रुपए ठेका है, और नुकसान कितना ही देखिए। यानी अगर एग्रो को हम एग्रो बिजनेस के साथ जोड़ें, खेती को हम आधुनिकरण के साथ जोड़ें, तो उसके अंदर लाभ और हानि का किसान पता होना चाहिए, लाभ क्या लिया, हानि क्या लिया। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये आज हमें समझ आता है, हर आदमी को अनाज चाहिए। इस जीव दुनिया की कोई भी जीव है, धरती में कोई जीव है, उसको अनाज चाहिए, अन्न चाहिए। अन्न कौन पैदा करता है? किसान। पर अन्न कैसा पैदा कर रहा है? क्या भारत का अन्न मूल्यवान है? अभी पता लगा कि आंध्र प्रदेश का आम जापान ने लेने से मना कर दिया क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड ज्यादा है, उसका मूल्यांकन सही नहीं हुआ। तमाम ऐसी बातें, जब छोटे छोटे राष्ट्र हमारे फसल को लेने से मना करेंगे और हम विश्व गुरु होने की बात करें, दुनिया को अनाज देने की, ज्ञान देने की बात करेंगे, तो कहां तक हम सही हैं, सार्थक कहां तक है? विषय यहां ना चाहिए। किसान का जहां हम लाभ की बात कर रहे हैं, सीएपीसी के अंदर, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के अंदर बात कर रहे हैं, वहां गुणवत्ता जो फसल है जिसका अंदर खाने के बाद व्यक्ति कहे कि मुझे और चाहिए, ऐसी बात हमें आगे बढ़ावा देना चाहिए। सरकार को मात्र किसान को ये कहना कि एमएसपी लागू कर देंगे, एमएसपी भाव जैसा हम रेट दे देंगे, इससे किसान का भला होने वाला नहीं है, क्योंकि हम छोटी जोत के किसान हैं। भारत के अंदर हम एवरेज जो किसान है वो 2.5 हेक्टेयर यानी 5 एकड़ किसान रह गया है। और आपके साथ लगते सोनीपत का जिला हमारा हरियाणा का, मैं हरियाणा से बेसिक आता हूं, वहां पे 500 गज का भी किसान है। आप मुझे बताइए 500 गज का किसान जो है वो क्या किसानी करेगा, कैसे परिवार को पालेगा? आय का और दूसरा साधन नहीं है। आज पूरा विश्व भारत में देख रहा है कि सबसे ज्यादा मिनरल जो धरती है और जो गंगा का क्षेत्र है, हिमालय का तराई का क्षेत्र है भारत के अंदर, नॉर्थ इंडिया, खासकर हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ये सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड है।
यहाँ पे सबसे ज्यादा फसलें पैदा की जा सकती हैं और हर मौसम के अनुकूल यहाँ पे फल सब्जी पैदा की जा सकती है। पर सरकार का जो रवैया है, नकारात्मक रवैया कहूंगा या कहूंगा रूठा हुआ भाव किसान के प्रति, उसको सरकार को बदलना होगा। नए आयामों के साथ कृषि को आगे बढ़ाना होगा। 500 एकड़ का किसान, 500 गज का किसान भी 20 एकड़ किसान का मुकाबला करता नजर आए तो मैं समझूंगा सीएपीसी का कहीं ना कहीं एक मूल्य तय हुआ कि इसने कुछ किया किसान के लिए। और अगर सीएपीसी इस बात को नहीं समझ पा रहा कि भारत के अंदर किसान आत्मा से जुड़ी किसानी है, हम अपनी धरती को धरती माता बोलते हैं। भले हमारे परिवार आगे बढ़ गए पर हमने धरती को छोड़ा नहीं, हम धरती से जुड़े लोग हैं। तो किसानी को बढ़ावा देने के लिए सरकार को ऐसी नीतियों का निर्माण करना हो धरातल पर, खाली कागजों में नहीं, ताकि उसको लाभ पहुंचे। इस दिशा में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तमाम साथी मैं समझता हूं इस विषय को लेके यहाँ बैठे हैं, किसान को हम कैसे लाभ दें। हानि का दौर बहुत हो गया, एक लंबा समय तय कर लिया। 47 के बाद, भारत की आजादी के बाद अब तक का जो तय है समय, करोड़ों किसान जो आत्महत्या को अपना श्रृंगार बना चुके हैं, गले को हार बना चुके, ले लेते हैं। इससे किसान को वापस मोड़ना होगा, वो दौर दोबारा लाना होगा जब हमारी माएं चांदी की जरी की साड़ियां और हमारे भाई जूतियां जो है सोने के तिले वाली जूती फिर पहने, उनके गलों में श्रृंगार हो, बेटी बुजुर्ग माँ बाप सब खुश में रहे। जैसे कहते थे एक सपना आज भी लोग लेते हैं कि हरियाली जो खुशहाली जो गांव में रहती है भारत की, पर मैं समझता हूँ आज भारत की हरियाली और खुशहाली गांव से गुजर चुकी है। इस धरती को बचाने के लिए हम मिलकर काम करें, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। अपनी वाणी को ये विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार। चेयरमैन महोदय, सभी किसान भाइयों को नमस्कार। और हम इस मंच पर आज किसानों की तरफ से कृषि लागत मूल्य आयोग के नए चेयरमैन को शुभकामनाएं देते हैं कि वो भविष्य में किसानों की मांगों पर बेहतर कार्य करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की आय सुरक्षा, कृषि की लाभप्रदता तथा खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एमएसपी निर्धारण में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। हम लोग ये प्रयास करने लगे पिछली कुछ मीटिंग से कि कुछ प्रोफेशनल तरीके से आपके सामने अपनी बातों को रखा जाए। समस्या और समाधान यदि प्रोफेशनल तरीके से रखेंगे तो मैं समझता हूं कि वो एक प्रभावी उपाय होगा। एमएसपी के निर्धारण में डॉक्टर स्वामीनाथन के फार्मूले पे बात हमेशा होती है और मैं उम्मीद करता हूं कि C2 को C2 तो एक नाम रखा हुआ है, बात है कि जो लागत में कारक हैं, जो लागत इनपुट है, उसको सभी को जोड़ना चाहिए। बात स्वामीनाथन की रिपोर्ट की तो है, लेकिन ये भी एक नर्सिंग न्याय है कि सभी लागत को उसमें शामिल किया जाए। किसान जो खेती करते हैं हमारे, वो एक एकेडमिक एजुकेशन से हटकर एक क्वालिफिकेशन रखते हैं खेती करने की। तो उनके जो श्रमिक को आप लोग असिस्टमेंट करते हैं, भले वो एक प्रोफेशनल एकेडमिक एजुकेशन प्राप्त ना हो, लेकिन वो एक पीढ़ी बाय पीढ़ी एक प्रोफेशनल फार्मर्स हैं। तो उस तरीके से उसकी श्रम को जोड़ा जाए। नंबर 3 है कि कटाई उपरांत खर्चों को क्या लागत में जोड़ते हैं। मैं इस बारे में केवल इतना कहूँगा कि सफाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन
और विपणन के बहुत से व्यय होते हैं, उनको एमएसपी निर्धारण का हिस्सा बनाया जाए। नंबर 4 पर है कि जोखिम प्रीमियम। पिछले कुछ समय हमारे कमीशन के चेयरमैन साहब, सभी सदस्यगण, सभी किसान साथी, सभी को नमस्कार। चेयरमैन साहब के साथ ये हमारी पहली बैठक है, तो कुछ विषय को उन्होंने जो अपनी भावनाएं हैं बताई, लेकिन हमारा ये कहना है कि पिछले 10-15 साल से बैठक में आते हैं। एक जमाना था जब हम हर फसल का निकाल कर लेकर आते थे कि हमारी कॉस्ट क्या है और मिलता क्या है, लेकिन जब ये लगा कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कोई ज्यादा नतीजा नहीं है, तो वो निकालना ही बंद कर दिया। हालांकि हम उसको निकालते हैं, वो ऐसा विषय नहीं है नहीं निकालते। आज का विषय ये है कि जो हमारी बैठक है वो ये है कि अगले जो हमारा मूल्य निर्धारण हो, तो उसमें हमारा निवेदन ये है कि देश में जो परिस्थितियां हैं वो सबके सामने है, लेकिन हर परिस्थिति में किसान ही बलिदान दे या किसान को ही दबाया जाए, वो भी ठीक नहीं है। आज वर्तमान स्थिति ये है, ये बिल्कुल ठीक है कि खरीफ की जो फसल है उसमें यूरिया का कोई संकट नहीं है। ये बिल्कुल सही है कि देश में उतना पर्याप्त यूरिया है, लेकिन ये भी सही है कि आज यूरिया किसान को 400 रुपए का बैग भी मिल रहा है। जब इस तरह की अफवाहें फैलती हैं तो देश में क्या होता है कि ब्लैक मार्केटिंग और स्टोरेज का काम शुरू हो जाता है, और इसको सरकार रोकने में पूरी तरह से नाकाम। जितनी प्रतिबंध बढ़ते जा रहे हैं उतना ही नुकसान या ओवर रेटिंग होती जा रही है। तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे पर डे आती हैं कि मुझे 400 की बोरी मिली, किसी राज्य में 500 की बोरी मिली, या ये कह दिया कि खाद आपको इतना ही मिलेगा सीमाओं में। ठीक है, एक लिमिट होनी चाहिए, लेकिन उतनी भी लिमिट ना हो कि जिससे हम खेती भी ना कर पाए। अब एक फसल में 1 एकड़ में मान लिया 2 बैग यूरिया के कर दिए और 2 बैग डीएपी के कर दिए 1 हेक्टेयर के लिए कुछ राज्यों में, तो उससे कैसे संभव होगा। दूसरी बात, आने वाली जो रबी की फसल की हम बात करें तो उसके लिए देश में 200 लाख टन का भंडारण है और हमारी आवश्यकता 340 तक की है उर्वरक में। तो इसका मतलब निश्चित रूप से कहीं ना कहीं क्राइसिस रहेगा, उसका फसलों पर कहीं ना कहीं प्रभाव आएगा। कितना हम उत्पादन कर पाते हैं अलग विषय है, हो सकता है वो पूरा भी हो जाए, कल संकट खत्म हो जाए, लेकिन क्राइसिस तो है। दूसरा हमारा ये कहना था कि इस बार परिस्थिति इसलिए भी बदल गई कि 10 रुपए लीटर का जो अंतर है वो पिछले 10 दिन में आ गया डीजल में, और सारी सिंचाई, सारी निराई गुड़ाई, अब सब मैकेनिज्म की बात हुई। अभी आपने कहा आजकल मशीनरी से सब कुछ होता है, लेबर है नहीं, और उसके लिए प्राथमिक है डीजल, और डीजल के रेट प्रत्येक दिन जंप कर रहे हैं। तो ये भी हमें कहीं ना कहीं इस बार काउंटर करना होगा, देखना होगा कि हम उस जो है स्थिरता है उससे फार्मर को कैसे बचा पाए। एक विषय है क्लाइमेट चेंज। कह देना बहुत आसान विषय है, लेकिन जो हम झेल रहे हैं, इस बार हीट वेव थी 2022 में, हीट वेव आई तो उत्पादन 20% गिर गया। इस बार बांदा उत्तर प्रदेश का एक जनपद है, वहां पे टेम्परेचर 48 था। तो जब मैदानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में 30 से ऊपर, और इस तरह की 45 से 42 से ऊपर जाते हैं मैदानी इलाकों में, या नदियों के आसपास 40 से ऊपर जाते हैं, तो हीट वेव उत्पन्न होती है। और वो हीट वेव जब फसल से निकलती है तो वो फिर नुकसान करती है। तो ये भी कारण है कि इस बार मेरा ये मानना है कि जो हमारी रबी की जो फसल है वो तो खैर नेक्स्ट है, वर्तमान फसल में तो हमारा काफी नुकसान होगा। लेकिन अभी जो एक अल नीनो की बात है, सुपर अल नीनो की बात है, उसमें हम ये देखते हैं कि जून जुलाई में, जुलाई अगस्त के बीच में उम्मीद है कि मानसून कमजोर रहेगा और सूखा पड़ने की स्थिति है। लेकिन जब हमारी रबी की फसल आएगी, अक्टूबर नवंबर की जब हम बात करेंगे, तो उस समय बारिश का प्रभाव बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा। तो उससे क्या होगा कि हमारी फसलों की बुआई भी प्रभावित होगी, उसमें हमारा गेहूं भी होगा, हमारी सरसों भी होगी, तमाम चीजें उसमें होंगी, उससे भी हमें निपटना है।
तो हमारा ये कहना है कि जो ये रिस्क मैनेजमेंट है, फार्मर का जो रिस्क मैनेजमेंट है, चाहे वो मंडी से खेत से मंडी तक का हो, उसको कहीं काउंट नहीं किया जाता। और इस बार तो स्पेसिफिक बात है कि इस बार 30% केमिकल जो इंडस्ट्री है उसमें 30% दाम बढ़ गए, डीजल में दाम बढ़ गए, वो भी 30% से कम नहीं होंगे जब तक होगा। और उम्मीद ये है कि उत्पादन हमारा घटेगा, क्योंकि अल नीनो है और अल नीनो के कारण IMD ने काफी चेतावनी जारी की है और उसको कोई, मुझे लगता है कि अभी हमारी उतनी तैयारी नहीं है कि हम उसको रोक पाए। अभी फिलीपींस ने जो है एक वैरायटी जनरेट की है उसमें चावल में, उसमें अगर सूखा भी पड़ जाए तो उसकी जड़ें जो है पानी को खुद ढूंढती है। मतलब ये साइंस का एक तरीका है कि वो उसमें भी सरवाइव कर सकती है। अभी हमारे पास है, अभी 48 में कौन सा सीड टेम्परेचर पे, आपके सीड के कंपनी के लोग भी आए होंगे, जब टेम्परेचर 48 हो तो कौन सा सीड सरवाइव करेगा, अभी तो हम वहां भी नहीं है। तो हमारा ये कहना है, बहुत ज्यादा लंबा ना करते हुए, कि पिछले 10 साल में अगर 14 से 24 का ही कैलकुलेट करते हैं तो जो CPI है, जो ग्रामीण महंगाई दर है, और जो आपने हमें मूल्य दिया है उसमें डिफरेंस है। आप तो मैक्सिमम 82, उससे ऊपर बढ़े नहीं, 71, 62 से लेकर 82 तक है, और महंगाई दर 103 और 136 तक भी है। रबी और खरीफ दोनों का अलग अलग है। तो विषय यही है कि जब हम पैटर्न देखते हैं तो गेहूं में मैं पैटर्न देखता हूं कि कई साल तो 50 रुपए बढ़ते रहे, क्या कॉस्ट बढ़ी ही नहीं, हर साल ही 50 रुपए इंक्लूड करते रहे। धान में देखते हैं तो एक आध सीजन में 10-5 रुपए, जैसे पिछले साल गेहूं में बहुत ज्यादा बढ़ गया, 100 रुपए से ऊपर की बढ़ोतरी कर दी, लेकिन एक पैटर्न एक ही तरह से चलता रहा। ऐसा ही धान में है, पैटर्न के हिसाब से चलता है। तो ये पॉलिटिकल जो रेट तय होता है, इससे किसान मर रहा है। हमारा ये कहना है कि महंगाई दर को नियंत्रित करने के लिए आपकी रिकमेंडेशन भी ठीक है। अब समस्या कहाँ आती है? समस्या यहाँ आती है कि कहने के लिए तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है, लेकिन जब आप मूल्य तय करते हैं तो फिर आप डिमांड और सप्लाई को भी काउंट करते हैं, तमाम चीजें काउंट करते हैं, तो उन सब काउंटिंग में हमारे काउंटिंग खराब हो जाती है। आज कोई भी काम पशु से नहीं होता। हमारा ये निवेदन है कि जो रिवाइज रेट है उस समय के, चाहे पशुओं के हों, हल बैल के हों, उस तरह के, इसकी भी हमें बड़ी स्पष्टता नहीं है कि अब आप रेट किस तरह से काउंट करते हो। कई बार ये सवाल उठा भी है, अगर आप यहाँ बताएं कि भाई हम फला चीज को फला तरह से लेते हैं, तो हम बताएंगे इसमें कितना कॉस्ट है आपको। ये है कि भाई 20 किलो नाइट्रोजन 1 हेक्टेयर में लगेगी, तो हम फिर उसे बताएं कि 20 किलो नाइट्रोजन जो है कितने बैग से हमें मिलती है, उसका रेट क्या है, तो ये एक बड़ी बहस हो जाएगी। हमारा ये कहना है कि रबी के लिए संकट है किसानों के सामने, और इस बार जो आपकी रिकमेंडेशन हो वो ऐसी रिकमेंडेशन हो कि इसमें कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां हैं इनको भी काउंट किया जाए। अन्यथा किसान को, और हम एक बात हर बार कहते हैं कि जो आप तय करते हो कम से कम उसे तो दिलवाओ, वो भी नहीं मिलता। अभी गेहूं के में 2300 रुपए, 2400 रुपए, 2200 रुपए, और दूसरे फसलों में भी ऐसा ही रहा। पिछले 3 साल का तो मेरे पास डेटा है कि जो नॉन एग्रीकल्चर जो चीजें हैं वो बढ़ रही हैं, और जो WPI है एग्रीकल्चर में वो 2023 से शुरू हुआ, 5% कम हुआ, वो नीचे को गया और वो गिरता ही गिरता आ रहा है। तो यानी कि अब कुछ हार्मोन्स के बाद कुछ परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन वो भी क्या है कि उपभोक्ता को। तो इसके ऊपर से आपके तो ध्यान में आया होगा कि ये सारा जो कृषि मूल्य आयोग जो है, ये कुछ नहीं, ये एक क्या बोलते हैं इसको, दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। ये तरीके से ये सरकार ने बना के रखा है। किसानों को लगता है कि ये कृषि मूल्य आयोग दाम देता है, ये कोई दाम वाम नहीं देता है, ये सिर्फ नौटंकी करता है। और इसीलिए आखिरी मैंने आपको मालूम है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनके खिलाफ में ये केस डाला है कि बताने के लिए कि देखो ये उपज की दाम कितने होते हैं, ये देता कितने। एक तरफ तो मोदी जी बोलते हैं कि लागत से 50 डेरा देते हैं, लागत से डेरा लेते हैं, और जो उत्पादन खर्चे है या स्वामीनाथन आयोग में 50% बढ़ा के देते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है।
ये तो जो स्टेट ने जो रिकमेंड करे हुए दाम है वो भी नहीं देते हैं, और स्टेट में भी जो कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष है ये भी सिर्फ दिखावा के लिए है। ये वो पार्टी के उनके एक एक जो है वो सारे के सारे उनके जो नाक के बाल है वो उन्होंने उसके अंदर डाल के रखे, बस नाम के लिए वो अपना गाड़ी घोड़ा और मिनिस्टर का पद लेके घूमते रहते। ये कुछ किसानों की ना बातें रखते हैं, और इन्होंने जो बताई हुई जो रेट है वो अगर ये इन्होंने 30 और 40% भी देते तो अध्यक्ष करते क्या है? हमारे राज्य के अध्यक्ष पाशा पटेल साहब, मेरा तो पाशा पटेल साहब को ये कहना है कि पाशा पटेल जी आप ये कृषि मूल्य आयोग का राजीनामा दीजिए और फेंकिए उनके मुंह के ऊपर, कि अगर हम इतनी मेहनत करने के बाद में आपको बताते हैं और अगर आप इतनी कम कीमत देते हो इसके अंदर, तो मुझे राज्य के किसानों को मुंह बताने की जगह नहीं है। ये आप जोर से बोलिए, आप मेरे मित्र है, मुझे मेरे साथ में कई साल हम लोगों ने साथ में काम किया है, मुझे मालूम है कि किसानों के बारे में आपके दिल में दर्द है, लेकिन अगर ये बातें होती नहीं है तो आप कर क्या रहे हो? ये मेरा पाशा पटेल जी आपको कहना है। तो कोई रूप से किसानों को भी मैं ये बोलूंगा कि दोस्तों ये कृषि मूल्य आयोग से हमको कोई राहत मिलने वाली नहीं है। राहत अगर मिलानी है तो हमको एक साथ आना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी, और आपके राज्य के, आपके देश के, आपके प्रांत के, आपके विभाग के जो भी राज्यसभा लोकसभा के सदस्य है उनको इसका जवाब आपको मांगना पड़ेगा, ये मैं आपको बोलता हूं।